नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। भाई देखो, आज जो हमारी क्लास है वो सीडीपी की क्लास है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 346 से लेकर 355 तक डिस्कस किए जाएंगे। और जो लोग नए हैं वो सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन नंबर कहाँ मिलेंगे, तो भाई ये पीडीएफ के क्वेश्चन हैं और पीडीएफ आप मुझसे मंगवा सकते हैं। मेरे नंबर पर मुझे मैसेज करें, मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगा। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है ये 24th क्लास है सीडीपी की। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वेरी इजी, वेरी सिंपल। क्यों इजी है, क्यों सिंपल है? क्योंकि ये ऐसा तरीका है, अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव को समझ गए तो आपको 60 सेकंड के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बस 6 सेकंड चाहिए और आप क्वेश्चन का आंसर बता दोगे भी आंसर ये है। अब आप इसको समझोगे कैसे? भाई इसको समझने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि आप मेरी जिस सब्जेक्ट की भी क्लासेस देख रहे हैं वो सारी की सारी क्लासेस सीरियल वाइज देखें, पहली बात। दूसरी चीज़ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन की बेल है उसको दबाएं, उसको पुश करें, जिससे कि आपके पास हर क्लास का नोटिफिकेशन आए। क्योंकि अगर आपकी क्लास छूटेगी तो आप ये मान के चलो आपका बहुत कुछ छूटता है। अगर आप रेगुलर नहीं हो तो फिर आप चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये दो काम आपको ज़रूर करने हैं। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर। मैं आपको हेल्प करूँगा सीटेट को क्लियर करवाने में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 346। और जिन बच्चों के पास पीडीएफ है वो अपनी पीडीएफ निकाल लो और जिस तरह से मैं यहाँ वर्क करता हूँ आप सेम वैसे ही वर्क करो। जो पॉजिटिव बताता हूँ आप उसको पॉजिटिव कीजिए, जो नेगेटिव बताता हूँ उसको नेगेटिव कीजिए, और जो थ्योरी बताता हूँ उस थ्योरी को साथ के साथ लिखते जाओ। सीटेट में इतनी ही थ्योरी आएगी, ज़्यादा थ्योरी नहीं आती है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। अब देखो भाई, अधिगम को कैसे करना है? अधिगम करना है प्रभावी। तो कैसे होगा प्रभावी? कोई पॉजिटिव चीज़ करो। क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ने की आदत डालो भाई कि पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव। क्योंकि फर्स्ट पेपर में, सीडीपी के फर्स्ट पेपर में 90 मार्क्स, यानी कि जो सीडीपी का, सीटेट का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें जो सीडीपी का पोर्शन होता है, उस सीडीपी के पोर्शन में 90 जो क्वेश्चन होते हैं, 90 जो क्वेश्चन होते हैं उसमें वो सिर्फ या तो पॉजिटिव पूछता है या नेगेटिव पूछता है। बस आपको पता नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ और ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो वो कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ाएगी। कैसे बढ़ाएगी? पॉजिटिव काम करके बढ़ाएगी। तो यानी कि हमें क्या ढूंढना है? हमें पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढने हैं। अब जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो सोचेंगे यार ये पॉजिटिव वर्ड क्या होता है, नेगेटिव वर्ड क्या होता है। तो भाई उसी के लिए मैंने बताया है कि अगर आप सीडीपी की क्लास देख रहे हैं तो फिर आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्लास 1 से। क्लास 1 से स्टार्ट कीजिए। रोज़ कम से कम 2 या 3 क्लासेस देखें एक सब्जेक्ट की, यानी कि दिन में कम से कम आपको 3-4 वीडियो देखने पड़ेंगे। और अगर आपने सीरियल से देख ली तो मैं गारंटी देता हूँ आपको पॉजिटिव नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। मैं हमेशा 100% ही रिजल्ट देता हूँ इंस्टीट्यूट पे अपने। चलिए क्या ढूंढना है? पॉजिटिव ढूंढना है। देखो, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, ड्रिल और अभ्यास दोनों वर्ड हैं नेगेटिव। ड्रिल और अभ्यास, इनका मतलब एक ही है, अभ्यास नहीं करवाना है बच्चे से। क्यों? बच्चा छोटा है, 5 से लेकर 10 साल तक या 12 साल तक का बच्चा आपके पास आता है। और देखो भाई, सीटेट का जो सिलेबस है ना वो सब बच्चे के आसपास घूमता है, तो हम बच्चे की बात करेंगे। बच्चे को अभ्यास करना पसंद नहीं है, पसंद नहीं है तो नेगेटिव। वही चीज़ें नेगेटिव हैं जो बच्चे को पसंद नहीं है। अब जो एजुकेशन है वो सब बच्चे के हिसाब से चलती है। दूसरा देखेंगे, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देना। प्रतियोगिता नेगेटिव है। यार 6 साल के बच्चे से क्या प्रतियोगिता कराओगे? नेगेटिव। आप नेगेटिव को प्रोत्साहन दे रहे हो तो ये बेचारा प्रोत्साहन भी नेगेटिव हो गया। विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ जोड़ना या वास्तविक जीवन के साथ जोड़ना पॉजिटिव होता है। भाई एनसीएफ में पहली बात यही लिखी है कि बच्चा जो एजुकेशन स्कूल के अंदर ले रहा है उस एजुकेशन की उसके वास्तविक जीवन के साथ कनेक्ट करो। वो तब चीज़ों को फैमिलियर उसको लगेगा कि भाई ऐसा तो मेरे घर पे भी होता है, मेरे पड़ोस में भी होता है, जैसे स्कूल में सर बता रहे हैं, तो वो उसको सीखने में रुचि दिखाएगा। तो ये पॉजिटिव हो गया। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, पुरस्कार नेगेटिव, दंड नेगेटिव। पुरस्कार देने का मतलब है कि अगर आप पुरस्कार दे दे के बच्चों को अपनी क्लास में बिठा रहे हो उसका मतलब आपका जो टीचिंग मेथड है वो इफेक्टिव नहीं है। आप ठीक से बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हो, बस पुरस्कार के लालच में बच्चा रुक रहा है क्लास के अंदर। तो पुरस्कार नेगेटिव, प्रतियोगिता नेगेटिव, ड्रिल और अभ्यास नेगेटिव, जीवन के साथ जोड़ना पॉजिटिव। आंसर क्यों? क्योंकि पॉजिटिव ही पूछ रहा था।
भाई देखो ये तो सारी थ्योरी मैंने बता दी, लेकिन अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव सीख गए हो, आप उसके अभ्यस्त हो गए, तो देखो आंसर कितनी जल्दी मिलता है। क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव। तो यहाँ देखो पुरस्कार नेगेटिव, जीवन के साथ जोड़ना पॉजिटिव, प्रतियोगिता नेगेटिव, अभ्यास ड्रिल नेगेटिव, पॉजिटिव पूछ रहा था, आंसर कर दो। देखो 6 सेकंड लगे। मैं गारंटी देता हूँ आपको 6 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। यहाँ तो मैं समझाता हूँ इसलिए 2 मिनट लगते हैं एक क्वेश्चन पे, लेकिन जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव के अभ्यस्त हो जाओगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। परिपक्व विद्यार्थी यानी कि जो बच्चे थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, वो जो विद्यार्थी होते हैं इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। देखो भाई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर भावना ना हो, तो भावनाओं का स्थान तो होता है, ये बात गलत कह रहा है। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। द्वंद्व जो है ये नेगेटिव वर्ड है, कहीं पे भी आए। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखो कि ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है ये सिर्फ फर्स्ट पेपर में, तो जो CDP का पोर्शन है 90 मार्क्स का, CDP का मतलब यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट और पीस फॉर पेडागोजी, 90 मार्क्स सिर्फ उसमें वर्क करेगा और सेकंड पेपर में 75 में वर्क करेगा। बाकी का जो पोर्शन बताया उसका मैं अलग क्लास देता हूँ, उसमें बताऊँगा कैसे उसको क्लियर करेंगे। तो सिर्फ ये वहीं वर्क करेगा और कहीं वर्क नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना। और सिर्फ CTET में वर्क करेगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि मैं सिर्फ CTET पढ़ाता हूँ भाई, मैं इतना ही ज्ञानी हूँ। वो और लोग हैं यूट्यूब पे जो अकेला ही है जिसने खुद ने DSS भी नहीं किया ना KVS किया, लेकिन वो फ्री पढ़ा रहा है। तो भाई मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं सिर्फ CTET पढ़ा पाता हूँ, हालांकि मुझे 16 साल का अनुभव है स्कूल में पढ़ाने का। चलिए तीसरा देखेंगे। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। सहायता वर्ड है पॉजिटिव, सहायता या मदद आ जाए तो वो वर्ड है पॉजिटिव, बट ध्यान रखना कि वो सहायता या जो मदद है वो बच्चे की होनी चाहिए तो पॉजिटिव होगा। कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। ऐसा कोई धुरंधर नहीं है जो कभी विचलित ना हो। जब परिस्थितियाँ अपोजिट हो जाती हैं तो अच्छे विचलित हो जाते हैं। अब भाई देखो क्या था, परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में भी कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, यानी कि वो भी। अच्छा भावनाओं की बात भी की, देखो और हम मैस्लो की बात करें, यहाँ पे मैस्लो की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको पूरी मैस्लो की जो थ्योरी ना पढ़ा के सिर्फ भावना और सहायता को पॉजिटिव अगर कर दूं तो आपका काम चल जाएगा। आंसर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो वह अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके गर्दन कंधे की मांसपेशियां तन जाती हैं। इसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार क्या है? आपको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा उन्होंने लिख के दे दिया। भाई देखो पूर्व प्राथमिक का मतलब है कि बच्चा जब नर्सरी या KG में जाता है, तो नर्सरी और KG में क्या होता है आपने देखा होगा, जब पहली बार जाता है तो बच्चा स्कूल जाने को राजी नहीं होता, वो मम्मी की साड़ी पकड़ लेता है, जाता ही नहीं, रोता है, चिल्लाता है, प्यार पटकता है, टीचर को गाली भी दे देता है ना, और कभी दरवाज़ा पकड़ लेगा, कभी कुछ कर लेगा, लेकिन वो स्कूल नहीं जाना चाहता। तो ये तो वो पूर्व विद्यालय में करता है। लेकिन 2 साल बाद यानी कि जब वो स्कूल में रह गया, 2 साल उसने नर्सरी और KG स्कूल में कर ली, इसके बाद जब वो फर्स्ट क्लास में आता है यानी प्राथमिक विद्यालय में आता है, तब वो रोता चिल्लाता नहीं है। वो क्या करता है, उसको ना गुस्सा आ जाता है, तो उसके कंधे या गर्दन की जो मांसपेशियां वो तन जाती हैं। तो ये परिवर्तन क्यों हुआ? तो इस परिवर्तन का रीज़न ये है कि भाई 2 साल तक तो बच्चा स्कूल में रहा था ना, तो स्कूल की उसकी हैबिट हो गई। लेकिन जब उसको बताया गया भाई अब तो तू पास कर लिया, यानी कि जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में क्या है कि जो नर्सरी की जो क्लास है ना वो MCD के स्कूलों में सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में है, तो उसको लगता है अब तो मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। तो फिर लेकिन उसकी मम्मी फिर उसको लेके पहुंच जाती है शाम को, मान लो कोई लड़का है, चल भाई अब तेरा पहली में दाखिला होगा, तो फिर वो ये काम नहीं करता, चिल्लाता नहीं है, बस उसकी मांसपेशियां तन जाती हैं, उसको गुस्सा आता है। तो ये क्या है कि ये सैद्धांतिक आधार इसका ये कि बच्चे ने विभेद करना सीख लिया है कि कहाँ पे किस तरह का हल्का व्यवहार करना है, थोड़ा विभेद होगा, और एकीकरण सीख लिया है। एकीकरण का मतलब है कि उसको ये मतलब कि अब चिल्ला के नहीं, वो दांत भींच के भी अपना गुस्सा दिखा सकता है। उसको गुस्से को दिखाने के लिए पूरी उसको बॉडी को मूव करना जरूरी नहीं है। तो उसने विभेद करना सीख लिया और एकीकरण करना सीख लिया, इसका सीधा सीधा आंसर है। ज़्यादा हम इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे। देखो क्योंकि जो प्रॉपर थ्योरी होगी उसको मैं प्रॉपर थ्योरी की तरह से ही पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। जो पॉजिटिव नेगेटिव होगा उससे पॉजिटिव नेगेटिव से उसका काम चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य वही होगा भाई जो पॉजिटिव होगा। चलिए विद्यालय, यहाँ से देखते हैं। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल पड़ता है। अभी विद्यालय में किस तरह का बच्चों को वातावरण मिल रहा है, किस तरह के उसके संबंध है टीचर्स के साथ, किस तरह से वो सीख रहा है, इस बात का बुद्धि पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। बिल्कुल करता है भाई, ये भी बात गलत कह रहा है वो। अनुभव से ही तो मस्तिष्क जो है हमारा, जो माइंड है वो डेवलप होता है, मैच्योर होता है। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उसके सगे भाई बहनों का होगा।
देखो इस बात को थोड़ा समझ लो। मान लो एक माता पिता हैं, उनके 4 बच्चे हैं और उसमें से 3 बच्चों को किसी ने गोद ले लिया और एक बच्चा उनके पास रहा और 3 बच्चे अलग अलग जगह चले गए। तो ये जो चारों बच्चे, इनका IQ अलग अलग होगा। क्यों अलग होगा? कि इनकी हेरिडिटी तो एक है, इनकी अनुवांशिकता तो जो है ना वो तो एक है, बट इनका परिवेश बदल गया। जबकि बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो अनुवांशिकता और परिवेश दोनों की गुणवत्ता के प्रति उत्तरदायी होता है। और ये बात ए में कही गई है। ये तो थी भाई थ्योरी। अब दूसरी चीज़ समझ लो, जहाँ पे अनुवांशिकता और परिवेश दोनों की बात हो रही हो और बात हो रही हो किस चीज़ की, बनावट की या व्यक्तित्व की, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। उसको ही आप आंसर करके आना। एक प्रभावी शिक्षक जो कर सकता है, प्रभावी शिक्षक कौन होगा? वो कह रहा है एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। क्या करे? पॉजिटिव चीज़ करे। अगर वो पॉजिटिव चीज़ करेगा तो प्रभावी शिक्षक माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। आप पॉजिटिव कैसे ढूंढेंगे? कक्षा में नियंत्रण होता है नेगेटिव। देखिए जो बच्चा आपके पास आ रहा है वो बच्चा नियंत्रण में रहने वाले बच्चों में नहीं है। वो 5 साल 6 साल का बच्चा आपके पास आ रहा है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है वो बच्चा, क्यूरियोसिटी उसके अंदर बहुत है, चीज़ों को खुद से करके सीखना चाहता है। वो अपनी कल्पनाओं को, वो चाहता है कि उसकी कल्पना को पर मिलें, वो बहुत सारी चीज़ें सोच सकता है। तो इन सब चीज़ों में नियंत्रण जो है वो बाधा है, इसलिए ये नेगेटिव है। कम समय में अधिक सूचना देना, भाई सूचना लेने नहीं आ रहा बच्चा, ये नहीं कि बच्चों में दिमाग में सूचना भरते रहो। कम ज़्यादा का तो हिसाब ही छोड़ दो आप बिल्कुल। शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित या अभिप्रेरणा या प्रेरणा पॉजिटिव वर्ड है। दत्तकार्य नेगेटिव, दत्तकार्य का मतलब होता है होमवर्क नेगेटिव है। अब देखिए आंसर तो इसका क्या पॉजिटिव पूछ रहा था, तो मिल गया पॉजिटिव। लेकिन अगर आप, ये तो मैं थ्योरी भी बताता हूँ साथ में, अगर थ्योरी ना बताऊँ देखो कितनी जल्दी आंसर मिलेगा। नियंत्रण नेगेटिव, कम समय में अधिक सूचना देना नेगेटिव, अभिप्रेरित पॉजिटिव, दत्तकार्य नेगेटिव, पॉजिटिव पूछ रहा था, आंसर कर दो, 6 सेकंड में काम हो जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था? ये कोठारी आयोग, NCF 2005, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 86 या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000। तो भाई मैं इसको बता दूं तो सीधी सीधी थ्योरी है कि जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986, इन्होंने जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात की थी। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कहा था कि स्कूल के अंदर जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो ज़रूर होनी चाहिए, जैसे कि 2 कमरे होने चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए। तो इस तरह की जो बेसिक चीज़ें थी वो सारी स्कूल के अंदर होनी चाहिए थी। ये 1986 की जो योजना थी उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात कही गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है, यानी कि जिससे नहीं सीखता है हम, तो क्या करेंगे? नेगेटिव। देखो संज्ञान पॉजिटिव, भावात्मक रूप से बच्चा सीखता है, क्रियात्मक से तो सीखता ही है, अध्यात्म से भी सीखता है। तो ये तो हम विचारों में फंस गए। लेकिन नहीं, मैं आपको निकालूंगा। अब देखो जो ये आध्यात्मिक है ये नेगेटिव है। आप सोचोगे सर अध्यात्म तो इतनी बढ़िया चीज़ है, नेगेटिव कैसे हो सकती है? भाई मेरे पास जो बच्चा आ रहा है ना वो आध्यात्म का आ भी नहीं जानता है, तो इसलिए मेरे लिए ये नेगेटिव, और वो नेगेटिव ही पूछ रहा था। 4th आंसर कर दो। भावनात्मक जो है, ये बच्चा छोटा होता है, भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ेगा, उसकी भावनाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं। संज्ञान कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात देखो प्याजे ने भी की है, सारी चीज़ें हैं। क्रियात्मक और क्रिया करके तो सीखता ही सीखता है। तो देखो ये कितना आसान था, पॉजिटिव, अध्यात्म नेगेटिव, कहीं पे भी अध्यात्म ईश्वर नेगेटिव कर देना। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि RT एक्ट 2009 क्रियान्वयन के बाद कक्षा में, यानी कि ये लागू हो चुका है 2009 में, इसी में आपकी समावेशी शिक्षा भी लागू हुई थी। एक क्या कहते हैं 2009 में ही इसमें बात कही गई थी और 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गई थी स्कूलों में। तो भाई इसके बाद क्या हुआ है वो ये पूछ रहा है। अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। देखो भाई ये भी सीधी सीधी थ्योरी में आपको बता देता हूँ इसका सिस्टम क्या है। देखो अब क्या हो गया, अब जो क्लासों में बच्चे आते हैं ना वो आयु के अनुसार समझातीय हो गए हैं। आप आयु के अनुसार समझातीय होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जैसे स्कूल के अंदर बच्चा आए, आपके पास बच्चा आया, उसकी मम्मी आई, उसके पापा साथ में आए कि जी हमें अपने बच्चे का दाखिला कराना है, कि आपने कहा हाँ जी करवा देंगे। कितने साल का बच्चा है आपका? उन्होंने कहा जी हमारा बच्चा 6+ का है, 6+। तो आपको उसका बच्चे का दाखिला करना पड़ेगा 2nd क्लास में। उन्होंने कहा जी मेरा बच्चा तो 8+ है, तो आपको इसको कौन सी क्लास में करना है? 4th क्लास में। उन्होंने कहा 9+ है, तो किस में करना है? 5th क्लास में। यानी कि जो बच्चे की आयु है उसके हिसाब से उसका उस क्लास के अंदर दाखिला होगा जिसमें उसका होना चाहिए। इस बात से कोई लेना देना नहीं कि बच्चों को कितना आता है कितना नहीं आता है।
तो अब जो क्लासेस होती हैं हमारी स्कूलों के अंदर वो आयु के हिसाब से अधिक समझाती हैं, क्योंकि हम सेम क्लास में उसी उम्र के बच्चे का दाखिला करते हैं जिस उम्र का बच्चा उस क्लास के अंदर होना चाहिए। तो अब ये हो गया है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? देखो भाई, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन 26 जून 2011 के सीटेट के फर्स्ट पेपर में आया था। अच्छा, वो पेपर तो मुझे नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की नेट वगैरह पे भी, लेकिन और जो बुक्स थी उनमें देखा तो उसमें उसका आंसर दे रखा है सीखने का प्रभाव नियम। लेकिन जितना मुझे ज्ञान है उसके हिसाब से होना चाहिए इसका सीखने का सादृश्यता नियम। अब आप इसी को आंसर करें। देखो ये आंसर क्यों होता है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ। ये मैंने एक इसमें फ़ोटो डाला है, समानता का अधिनियम, लॉ ऑफ एनालॉजी। ये क्या है? इस नियम के अनुसार एक व्यक्ति किसी नवीन परिस्थिति में अपनी अनुक्रिया व्यक्त करने के लिए पूर्व अनुभवों की सहायता लेता है, तुलना करके यह देखता है कि नवीन परिस्थितियों में अथवा किन्हीं पूर्व परिस्थितियों में कितनी समानता है। इस समानता के आधार पर वह नवीन परिस्थितियों में ऐसी अनुक्रियाओं को दोहराता है जो समान परिस्थितियों से पहले सफल हो चुकी हैं। तो ये जो है थॉर्नडाइक ने 2 तरह के नियम दिए, इसका वीडियो मैंने डाल रखा, आप लोग देख सकते हैं। एक तो उन्होंने प्राइमरी लॉ दिए थे, एक सेकेंडरी लॉ उन्होंने दिए थे 5 सेकेंडरी जो लॉ थे, 5 लॉ थे ये सेकेंडरी, जिसमें से ये तीसरा नियम है। और ये जो पिक है, ये जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये जो है एस के मंगल जो है, एस के मंगल साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान में एक बड़ा नाम है, कॉलेजेस में उनकी बुक्स लगी हुई है, मैंने वहाँ से लिया है। मैं उसको पढ़ता हूँ, अच्छी किताब है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। वो हालांकि बहुत मोटी है तो आप डर भी सकते हो उसे देख के, लेकिन आप पढ़ो, थोड़ी महंगी है, 500 रुपये के आसपास की किताब है। तो उसके हिसाब से इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का, वो आंसर होना चाहिए इसका फर्स्ट, सीखने का सदृशता नियम। और जब हम देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति जैसा कि उसके साथ पहले हुआ की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यानी कि पहले उसके सामने कोई कंडीशन आई, उसने वहाँ पे उस कंडीशन में कुछ ना कुछ वर्क किया और उसको सफलता मिली, असफलता मिली, मतलब क्या उसको कैसा रहा, उसी के आधार पर वो अगली अनुक्रिया करेगा। तो इसको ये होता है सीखने का सदृशता नियम। इसमें प्रभाव नियम जैसी कोई बात मुझे दिखाई नहीं दे रही इस पूरी लाइन में, तो ये इसका आंसर नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। बाकी भाई आप लोग भी देखना, अगर कहीं मिल जाता है तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर इसका आंसर ए है या बी है, और अगर बी है तो क्यों है, ये मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे हिसाब से ए है। मैंने इसका आपको सबूत भी दे दिया, ये रहा सबूत, एस के मंगल की किताब, उसमें से आप देख लेना उठा के, जो अधिगम के नियम है उनका वो चैप्टर, उसमें देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ये देखो भाई, सीटेट के अंदर 7 या 8 जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आती हैं, यानी कि अधिगम अक्षमताएं, और ये आती ज़रूर हैं। 2 तो 100% आएंगी, 3 भी आ सकती हैं। अगर आप हमेशा परेशान रहते हैं कि भाई यार मुझे याद नहीं होता क्या ये कौन सा ग्राफिया, ये डिस्ग्राफिया, ये ग्राफिया, ये एक्सलेक्सिया, तो आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। आप क्या करें, आप मेरे चैनल पे जाएं, गौतम स्ट्रिक, मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है गौतम स्ट्रिक, इसमें ट्रिक पड़ी हुई है और उसी में जो है आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी की भी ट्रिक है। अगर आपने एक बार उसको पढ़ लिया तो आप ये मान लेना कि ज़िंदगी भर के लिए आप कभी लर्निंग डिसेबिलिटी भूलोगे नहीं। फिलहाल डिसलेक्सिया की बात हो रही है, तो उसी में एक लाइन है, डॉक्टर ने ग्राफ पर लिखा लैंगफीजिया, पूरा तो नहीं लिख रहा है यहाँ पे। डी का मतलब है डिसलेक्सिया और आर का मतलब है रीडिंग यानी कि पठन, तो उसका थर्ड आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की हमारी यही क्लास थी। क्लास अब हम थोड़ा सा 10-10 क्वेश्चन लेके चलेंगे और चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। और भाई देखो, इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप एक दिन में कितने क्वेश्चन कर लेते हैं। आप चाहे 1 क्वेश्चन करो या 2 करो या 20 करो, जितने भी करो समझ के करो, समझ के करना ज़्यादा ज़रूरी है। समझोगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी मित्रों बताना क्लास कैसी लगी। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें, और वो जो क्वेश्चन है सीखने का सादृश्य नियम, उसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं आप लोग। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम है सीटेट से रिलेटेड, क्योंकि मैं सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूँ, ये ध्यान रहे कि मेरे में इतनी ही योग्यता है, और लोगों की मैं खैर क्या बात करूँ। आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको PDF नोट्स जो भी आपको चाहिए दे दूँगा, और पूरी मदद करूँगा कि आपका सीटेट क्लियर हो। तो मित्रों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।